हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज मेरा जियोग्राफी का 6 क्लास का 6 चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी के सतल रूपों के बारे में जानेंगे, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान सब चीज अच्छे तरीके से पर्वत पर कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट पठार हैं, कौन कौन से मैदान हैं, कहाँ कहाँ मैदानी इलाके हैं, ये सारी चीजें आज इस चैप्टर में जानेंगे। और थोड़ा सा ये बता दूं मैं आपको कि बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा जैसे आप करा रहे हो। भाई सिलेबस चाहे लंबा हो या छोटा हो, मेरा मेन मकसद है कि बच्चे को जीके का डीपली नॉलेज देना। ठीक है, अभी फिलहाल जड़ मैंने कई बार बोला है कि अभी फिलहाल आपकी जड़ को इस तरीके से पैना कर रहा हूं ताकि आप आने वाले अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, कितना ही तगड़ा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब एग्जाम होगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन उस टाइम उस चैप्टर में मैंने कराया था, क्लिक मैंने काट कर और आपको जब प्रस्तुत करूंगा आपके सामने दिखाऊंगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन उठा है। ठीक है, कि 6 क्लास से ही क्वेश्चन उठा है, कि 7th क्लास के इस चैप्टर ही क्वेश्चन उठा है। ठीक है, जो बोल रहे हैं ना इतने इतने वन लाइनर, चाहे उन्हें पुस्तकों या बुकों को पढ़ करके जो बोल रहे हैं ना कि सर ये तो ये इसमें दे रखे, इसको तो यहीं से रट लेंगे और ट्रिक वाइज हमारे याद है, ऐसे ट्रिक वाइज वाले जो चैनल है ना हजारों पढ़े हैं। ठीक है, पर इतना डीपली और इतना अच्छे से समझाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही सीटेट जो जुलाई का पेपर होगा, एसएससी जो जुलाई में पेपर कराने जा रही है, और टायर 1 और टायर 2 के पेपर चल रहे हैं, और टायर 2 के जब पेपर आएंगे, जब तक मेरा कोर्स ये बैच ये मेरा फिनिश हो जाएगा, तो जब ये जीके के क्वेश्चन उनमें से निकाल कर और तब उस टॉपिक को आपके सामने रखूंगा और उस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने तब कराया था और तब उस क्लास में उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जैसे सीटेट जुलाई में पेपर होंगे, एसएससी के कोई भी एग्जाम होगा, तो उससे पहले एमसीक्यू शुरू कराऊंगा मैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, मेरा मेन मकसद कि पिछले लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए जीके से रिलेटेड, ठीक है, उस क्वेश्चन को उठाकर आपके सामने रखूंगा। फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक में, जिस टॉपिक में से वो क्वेश्चन उठा है, उसमें से उस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, हाँ भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया है। वो क्वेश्चन होगा क्लियर प्रीवियस ईयर का, फिर उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन और आपको करके दूंगा मैं। ठीक है, ताकि आने वाले संभावित क्वेश्चन उसमें से आ सकें, ये कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो मेरा मैन यही है, सीधा बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाना। मैन मकसद यही है कि बच्चा कहीं भी किसी भी पेपर में किसी भी जीके के क्वेश्चन में अटके नहीं। ठीक है, और सबसे पहले मैन मकसद मेरा यही है कि जीके के क्वेश्चन को या जीके के पोर्शन को अटेंड करो। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को अटेंड करे, वो चाहे वो हिस्ट्री का दे रहा हो, चाहे जियोग्राफी का दे रहा हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो। ठीक है, ये सारी चीजें मेरा मेन मकसद यही है कि फ्री शिक्षा दूं, ऑन यूट्यूब पर शिक्षा दूं। और थोड़ा जब मैं फ्री दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो डीपली क्यों ना चले, थोड़ा सा डीपली। हर अदर सब्जेक्ट को तो तुम डीपली पढ़ रहे हो, इसको वन लाइनर पढ़ रहे हो, तो इसमें तो आप फंसोगे, लिस्ट में नंबर कहाँ से आएगा आपका। तो मैन यही है भाई। और थोड़ी सी ये कहना चाहता हूँ भाई, चैनल को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी कर दिया करो। ऐसा नहीं है, मैं भी पूरा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी मोटिवेशन होता है, ठीक है, उसमें कमेंट में करके बोल दे करो हाँ भाई सर आज की क्लास बेस्ट थी। ठीक है, ये सारी चीजें तो मेरा मेन यही है कि पेपरों से पहले मैं एमसीक्यू जब कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाऊंगा, और फिर जो आने वाले एग्जाम में आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड निकाल के दूंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, मेरा मेन यही है एम। ठीक है, ताकि आपको टॉपिक भी क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर, और आप प्रिपेयर रहो हर चीज से। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपनी स्लाइड पर। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मेजर सर्कल ऑफ द अर्थ 6 चैप्टर आपके सामने है। और आज मेरी कक्षा में, आज मेरी क्लास में कौन कौन से टॉपिक होंगे जिसको मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट ऑफ बेस्ट, जैसे पीछे क्लासों में या कक्षाओं में मैंने दिया है अपने सभी चैप्टरों में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका जियोग्राफी। ठीक है, इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा हर क्लास में, हर चैप्टर में। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका आएगा माउंटेन। ठीक है, पर्वत के बारे में जानेंगे, फिर आएगा पठार, प्लेट्यू, और फिर फील्ड के बारे में जानेंगे, और सतल रूप और लोग, वहां के लोगों के बारे में जानेंगे। सतल रूप कैसे सतल है वहां पर पाए, जहां लोग रहते हैं वहां के सतल कैसे कैसे हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में कैसे लोग रहते हैं या मैदानी इलाकों में लोग कैसे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में कम लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, किस कारणवश रहते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपना। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सतल रूप होते हैं, इनमें से मुख्य है पर्वत, पठार, मैदान।
आपको अच्छे तरीके से पता होगा, नाम भी सुने हैं, पर्वत, पठार और मैदान। जिस बच्चे को नहीं पता इन चीजों के बारे में, आप सीधा जाकर गूगल सर्च मारोगे कहाँ पर कौन कौन से पर्वत मिलते हैं, कहाँ पर कौन कौन से पठार है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको आगे भी समझा दूंगा। फिर आप जब जैसे भी गूगल सर्च मारोगे तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा आपके सामने, हाँ भाई ये यहाँ पर इतने बड़े मैदान है और ये इस नदी के किनारे सबसे ज्यादा मैदानी इलाका है। ये सारी चीजें आपको पहले पता होंगी ना, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा हर चीज। ठीक है, तो विभिन्न सतल रूपों के निर्माण में दो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, या उनका हाथ होता है। इन प्रक्रियाओं को आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया क्या है और बाह्य प्रक्रिया क्या है, ये आने वाली स्लाइड या नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और आंतरिक प्रक्रिया क्या है, इंटरनल प्रोसेस क्या है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। ठीक है, इस गति के फलस्वरूप आंतरिक प्रक्रिया होती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊंची हो जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। ठीक है, जैसे भूकंप के कारण ये आंतरिक प्रक्रिया होगी, इंटरनल प्रोसेस होगी ये। ठीक है, अब बाह्य प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह बनती है और टूटती रहती है। बस सिंपल सी लाइन थी। अपर्दन क्या होता है, इरोजन क्या होता है, इरोजन ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की जो सतह है कि घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। घिस मतलब सरक जाना, कि किसी अपर्दन का मतलब मिट्टी का उपड़ना, चाहे वो हवा से चाहे वो बाढ़ के द्वारा बहा जाने, ये सारी चीजें अपर्दन कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है निक्षेपण, डिपोजिशन। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पदार्थों के जमा होने की क्रिया को निक्षेपण, जो भी पदार्थ जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कह लो, डिपोजिशन कह लो या निक्षेपण कह लो। ठीक है, निक्षेपण से सतह का निर्माण होता है। ठीक है, लेयर्स का निर्माण होता है। और निक्षेपण के मुख्य दूत है पवन और जल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कौन कौन से मुख्य कार्य हैं निक्षेपण के, तो पवन और जल है। पर्वत, अब पर्वत के बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ हाँ, तो माउंटेन के बारे में जानेंगे हम, पर्वतों के बारे में जानेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है जीके के पोर्शन को लेकर के। पृथ्वी सतह जो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा है तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है भाई, शिखर ये तो होता है पर्वत, इसका आधार चौड़ा हो जाएगा ये, और इसका शिखर जो है ये छोटा होता है। कहने का भाव ये है, यह आसपास के क्षेत्र के बहुत ऊंचा होता है और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हम हिमानी या ग्लेशियर कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे तो वहां पर ठंड महसूस होने लगती है। ठीक है, जैसे कोई भी वैष्णो देवी गया हो या पहाड़ों पर घूमने गया हो तो वहां पर अधिकतर ठंडी ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, इसलिए ऊंचे पहाड़ अक्सर बर्फ से ढके होते हैं। ठीक है, पर्वत पर जीवन, लाइफ ऑन द माउंटेन क्या है, पर्वत पर कठोर जलवायु तो खड़ी ढाल होती है। ठीक है, बिल्कुल खड़ी, इसलिए पर्वत की जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। ठीक है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या विरल होती है। मतलब कि विरल का मतलब है कि एक घर यहाँ पर है, पर्वत के जो पहाड़ों में आपने देखा होगा गांव के गांव बसे होते हैं अपने मैदानी इलाकों में, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी ने कहीं पर घर बना रखा है तो किसी ने कहीं पर, तो ये विरल माध्यम, इसका मतलब ये है जगह जगह पर घर बनते, जहां पर थोड़ी सी समतल होगी वहीं पर घर का रहवास या अपना घर बना लिया। ठीक है, विरल का माध्यम ये है। ठीक, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही होता है। अब पर्वतमाला क्या है, रेंज, जब कई पर्वत एक रेखा में होते हैं तो इसे पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, एक ही रेंज के अंतर्गत। ठीक है, जैसे ये ऐसे ये रेंज जो, ठीक है, कई पर्वतमालाएं तो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ठीक है, पर्वतों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत जो फोल्ड क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी। ठीक है, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इनको स्लाइड वाइज में जो टॉपिक आगे दे रखे हैं इसको एक एक करके मैं पढ़ाता हूँ। ये देखो, वलित पर्वत क्या है आपका, फोल्ड। ठीक है, जब किसी टेक्टोनिक प्लेट पर दो तरफ से दबाव पड़ता है, ठीक है, जैसे कि नीचे मैं बताऊंगा अभी, तो यह प्लेट मुड़ जाती है। प्लेट का कुछ भाग ऊपर उठकर पर्वत बन जाता है, जो भाग नीचे रह जाता है
वहां घाटी बन जाती है। और हिमालय, एंडीज और अल्पस वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये सभी इस दुनिया के नवीनतम पर्वत हैं और इन पर्वत मालाओं के दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। और अरावली भी वलित पर्वत है, लेकिन अपरदन के कारण यह श्रृंखला घिस चुकी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको दिख रही होंगी ये एक वलित पर्वत के रूप में है सभी। ठीक है, ठीक है, ये वलित पर्वत आपको दिख रहा होगा, भूपर्टी यहाँ पर है और ये वलित पर्वत का ही एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, मैंने जैसे इसमें पढ़ा है वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरावली पर्वत क्या है, वलित पर्वत है, भ्रंशत पर्वत है, ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हिमालय, एंडीज, आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके ब्लॉक पर्वत जो है, ब्लॉक माउंटेन के बारे में जानेंगे। जब बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है, एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह सरक जाता है ऐसा, तो उसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, उसका निर्माण होता है। ऊपर उठने खंड को उत्खंड या हॉर्स तथा नीचे दिए गए खंड को भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। ये आप याद कर लेना। यूरोप की राइन घाटी तथा वोसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र हैं। ठीक है, इनको मैं जब इनका नाम आएगा अभी फिलहाल याद कर लो। यूरोप में राइन घाटी है आपकी और वोसेज पर्वत स्थित है कहाँ पर, यूरोप के अंतर्गत। ठीक है, ये जैसे कि एक मिनट में इसमें दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पहाड़ था, पहले इकसार पहाड़ था बिल्कुल। ठीक है, ठीक, किसी कारणवश, ठीक है, कोई प्रक्रिया हुई तो कोई यहाँ से ये जैसे फ्लैट था, तो जब कोई आंतरिक प्रक्रिया हुई तो यहाँ से ये पहाड़ नीचे की तरफ धंस गया और ये अपनी जगह पर स्थित रहे दोनों ही। ठीक है, जैसे मैंने दिखा रखा है, ये नीचे की तरफ चलेगी। ठीक है, तो इसको कहा गया है द्रोणक का भ्रंश और इसको कहा गया है उत्कंड भ्रंश। पूछ लेगा, ऊपर रहने वाले को उत्कंड और नीचे वाले को द्रोणक। ठीक है, आप मैंने दे रखे हैं इन स्लाइड, आप पढ़ लेना, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मैंने कोई दिक्कत हो कहीं भी कैसे भी आपको, तो मुझे बता देना एक बार कि सर यहाँ से प्रॉब्लम मुझे क्रिएट होनी शुरू हो गई थी कि ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आया था। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। ठीक है, ये याद करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राइन में, ये यूरोप में राइन घाटी है और वोसेज पर्वत है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई क्वेश्चन कई एग्जाम में ये देखा है मैंने कि किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है या किलिमंजारो किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। जापान के फिजियामा इस तरह के पर्वत उदाहरण है, किसके, ज्वालामुखी के, ये आप नीचे नीचे देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से पर्वत हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। पठार, अब पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में। अब तक पढ़े थे पर्वत, उनके प्रकार, अब पढ़ेंगे प्लेट्यू। अब पठार के बारे में जानेंगे। ये फर्क देख लेना, पर्वत क्या चीज है, पठार क्या चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी चीजें। और जो बच्चा गौर से नहीं देख रहा, पढ़ रहा, नहीं सुन रहा, ठीक है, तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता कि वो क्वेश्चन को अटेंड कर पाएगा। ठीक है, प्लेट्यू, पठार क्या चीज है। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है और तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, एक मेज होती है ना इसकी तरह। ठीक है, ये पठार, ये नीचे पठार दिख रखे हैं जैसे मैंने दे रखा है भी है। ठीक है मेरे भाई, किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। भारत में दक्कन पठार पुरानी पठार में से एक। अब यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा वो कि दक्कन पठार क्या है, कहाँ पर स्थित है, या पुरानी पठार है या नई पठार है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, भारत में दक्कन पठार पुरानी पठार में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्व अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। ये सारी चीजें आपको इन गूगल में सर्च करना कि कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है। जो मैंने नाम बोल रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा पठार बताया था मैंने और कौन सी आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो उसमें सर्च करके। अब तिब्बत का पठार जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, हर किसी जीके के पोर्शन को लेकर जब पठार चलते हैं तो पठार का टॉपिक आता है, तो तिब्बत का पठार हर पेपर के लिए इंपोर्टेंट होता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक स्थित है।
ठीक है मेरे भाई, मैंने बताया था कि समुद्र के तल से नापा जाता है कोई भी चीज हो, चाहे पर्वत हो, पठार हो, चाहे मैदानी इलाके हो, कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, किससे मापा जाता है? समुद्र के तल से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों का प्रचुर मात्रा होती है। अफ्रीका का जो पठार है, जो अफ्रीका के अंतर्गत है, ठीक है, अफ्रीका का जो पठार है उसके अंदर सोना, हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध होता है। वह भारत में जो छोटा नागपुर पठार है, लोहे के कोयले और मैग्नीज के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि छोटा नागपुर कहाँ पर है, या हमारा आपको जो दक्कन का पठार है वो कहाँ पर है। ये सारी चीजें आपको देखनी है इन प्रैक्टिकली। मैं आगे आने वाली से चैप्टरों में मैं आपको बता भी दूंगा मैप के अनुसार। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है, इनकी अलग अलग क्लासेस होंगी, ताकि आपको कहीं भी कोई भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ कि गूगल पर सर्च करके आप देख लो कि कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है, बस इतना ही देखना आपको। ठीक, क्योंकि दिमाग में आप फीड हो जाती है कि यहाँ पर ये चीज है, इस चीज की बात की गई है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठार और क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पथ स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, इन चीजों को पूछ सकता है कि जोग पर जलप्रपात कहाँ पर है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा नदी किस पठार से होकर गुजरती है, किस पठार से निकलती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि इन पीडीएफ में मैंने बता भी दी है और दे भी रखी है। नेक्स्ट आपके सामने है फील्ड, मैदान कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें सभी इंपॉर्टेंट है आपको। मैंने ज्यादा कुछ दिया नहीं है कि बस सिर्फ एक, मैंने जैसे पहले बोला है कि वे क्वेश्चन, वे टॉपिक उठाए और वे स्लाइड के अंदर मैंने फीड किए हैं, जो लाइन है या पॉइंट वाइज मैंने जो लाइन लिख रखी है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर। ठीक है, बस ये चीज है मेरा। मैदान और फील्ड क्या है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं जो सामान्य मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान मतलब कि जैसे पठार थे 4000 मीटर, 6000 मीटर, पर्वत थे 8000, 1000, 9000, ऐसे, ये तो हो गए आपके एक ऊंचाई। लेकिन मैदान की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 200 मीटर से अधिक नहीं होती। ठीक है, कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ और उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। ठीक है, नदियों द्वारा, और नदियों पर्वतों के ढाल ऊपर नीचे की ओर बहती हैं। ठीक है, भाई ऊपर से नीचे बही जाएगी, उन्हें ही अप्रदीप कर देती है। वह अप्रदीप पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ले जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर है, बालू है, शिल्प को एक घाटियों में निष्पेषित कर देती है। ऐसे ही मैदान को निर्माण होता है। अतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ रही होगी। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदानों में ज्यादातर जनसंख्या मिलती है, आपको पता है। ठीक है, मैंने बताया कि पहाड़ों में तो इतने मैदानी इलाके नहीं होते, जहाँ पर थोड़े बहुत होते हैं वहां पर लोग बस जाते हैं, मतलब विरल माध्यम से पाए जाते हैं वहां पर। लेकिन मैदानी इलाकों में सबसे विश्व के अंतर्गत ही, अपने भारत की नहीं विश्व के अंतर्गत भी जहां पर मैदान होगा वहां पर अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, चीन में यागेंस नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है, और भारत में गंगा मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। ठीक है, ये आपको नीचे मैंने दे रखी है, थोड़ा सा झूम करके दिखा दूं मैं आपको। ये देखो, ये आपके गंगा का मैदान है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका गंगा का मैदान है, सिर्फ गंगा का एरिया जो दे रखा ना, और मैंने लिख भी रखा है। सिंधु मैदान यहाँ पर है, गंगा नदी यहाँ पर है, ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान, ठीक है, और निचली गंगा के मैदान, ये सभी आपके यहाँ पर स्थित है। और कोई दिक्कत है? देख लो, सिंधु गंगा मैदानी दोनों क्षेत्र दे रखे हैं, आपके सामने हैं, खूब अच्छे तरीके से मैंने आपको मैप में समझा दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकली देखने में बच्चे को बहुत अच्छी चीजें याद हो जाती है, जो चीज नहीं होने की है वो चीज भी याद हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने मैप को डाला हुआ है ताकि बच्चा कैसे भी कोई दिक्कत न ले अपने ऊपर। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ बस। ठीक है, तो नेक्स्ट
स्लाइड आपके सामने, ये लो। अब आते हैं सतल रूप एवं लोग, मतलब लैंडफॉर्म एंड पीपल के बारे में जानेंगे। सतल रूप लोगों की विभिन्नता के अनुरूप है। क्या, एक मिनट पेन ले लूं। सतल रूप लोगों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वत क्षेत्र का जीवन कठिन होता है, ये आपको पता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन भाग, पर्वतीय क्षेत्र परिणाम सरल होता है। पर मैदानों में कोई कथन नहीं, समतल मैदान होता है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है, कोई दिक्कत नहीं है और हर चीज उपलब्ध होती है। लेकिन पर्वतों में, मतलब पहाड़ों में कौन रहता है ज्यादातर, ठीक है। वहां से आना जाना, जहाँ पर थोड़ा सा समतल मैदान होगा, थोड़ी बहुत जगह समतल होगी, वहां पर ही आपकी मार्केट होगी या कुछ होगी। पहाड़ी इलाकों की बात कर रहा हूँ, वहां पर आना जाना होता होगा, ठीक है। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट में भी बहुत कमी होती है वहां पर, मतलब चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है उनको। ये सारी चीजें आपको दिमाग में, एक चीज टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, कि हाँ भाई वहां पर मैदान नहीं होता, वहां पर चढ़ाई में ट्रांसपोर्ट का कमी होती है, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। मैदान में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उदागर, तूफान में बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इस अचानक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इन में आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। अच्छा, आशा करता हूँ मेरी हर टॉपिक, हर स्लाइड के जो जो टॉपिक मैंने एनालिसिस अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। ब्लॉक, जो ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वतों में ऊपर उठे भ्रंशोत्थों को क्या कहा जाता है? सिंपल है, अब मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये पहले समतल था, ठीक, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे सरक गया ये पर्वत, ये नीचे की तरफ आ गया, ये तो यहीं थे, ठीक है। ऐसा था पर्वत, ठीक, दिखाया था ना मैंने। और जो भूल गया है वो दोबारा से देख लेना, ठीक है। यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसमें पूछा जो ऊपर उठा हुआ है इसको क्या कहा जाएगा, तो ऊपर उठे हुए को उत्खंड भ्रंश कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे है जो द्रोणिका भ्रंश कहे जाते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको नाम बता दिया है, ये तो ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत है? अब आपको बताना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। किलिमंजारो है, फ्यूजी है, ए बी दोनों है, इसमें सी दोनों हो जाते हैं। जापान का और अफ्रीका के दोनों ही आपके सामने आंसर है। और आपको सर्च करने के ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं वो सारी चीजें आपको पहले ही जैसे मैंने 2 या 3 लिखवाए तो आपको और सर्च कर लेने, 1 2 और वहां से भी उठा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। इसमें यहाँ से किलिमंजारो तो पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि ये कैसा पर्वत है, कैसा, किस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ऊंचाई से, ढाल से, अभिमुखता से, वजन, ऊंचाई से। अब यहाँ पर आप क्या बताओगे? पर्वत पठारों से भिन्न है, ऊंचाई से भी है, ठीक है, अभिमुखता ये तो हो नहीं सकता, वजन ऐसा भी नहीं है, ढाल के मतलब नहीं है, ढाल पठारों में होते हैं। पर्वत जो होते हैं आपके ऊंचाई, ऊंचाई जैसे आपको बताया था माउंट एवरेस्ट है तो 8,848 है इनकी ऊंचाई, ठीक है। पठारों की होती है 4,000 से 6,000 मीटर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो सिंपल है, ऊंचाई इसका राइट आंसर होगा। हिमानी कहाँ पर पाई जाती है? पर्वतों पर, मैदानों, पठारों पर, समुद्रों पर। तो हिमानी कहाँ पर? हिमान मतलब हिम, हिम मतलब बर्फ, ठीक है। तो बर्फ कहाँ पर? पर्वतों पर मिलेगी, ठीक है। पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, वहीं पर बर्फ, वहीं पर हिमानी पाई जाती है, नदियां पाई जाती है हिम की। तो वो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। दक्कन का पठार कहाँ पर अवस्थित है? अब ये दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है ये आप बता सकते हो? मैंने बताया था खूब अच्छे तरीके से, केनिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, भारत में इज द राइट आंसर। सिंपल है, आपको पढ़ाया था मैंने, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार। क्वेश्चन आपके सामने है, यांगत्जे नदी कहाँ पर बहती है? दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में। तो इज द राइट आंसर होगा इसका चीन में, ठीक है। ये सारी चीजें नदी वदी वगैरह जो आने वाले चैप्टरों में होंगे क्लियर। अभी थोड़ा सा ये है कि हाँ कोई यांगतीजी नदी है, या ये छोटा नागपुर पठार है, या ये दक्कन का पठार है, ये क्या करा है, अभी आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक भी हैं हमारे जियोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा थोड़ा स्लाइड वाइज में समझा भी रहा हूँ, ठीक है। आगे चलकर इनको और क्लियर करेंगे हम, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये पढ़ा दिया तो खत्म बात, नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
एंडीज है, अल्पस है, रॉकी है, हिमालय है। अब यूरोप नाम आया यहाँ पर। यूरोप जिस जिस बच्चे ने की है सारी क्लासेस पीछे की, वो तुरंत बता देगा एंडीज पर्वत कहाँ, रॉकी पर्वत कहाँ, हिमालय कहाँ, अल्पस कहाँ। ठीक है, अल्पस जो यूरोप में है, एंडीज जो है आपका, रॉकी जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में, हिमालय आपके भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाहर बर्फ की सतह रूप से जमी हुई नदियों को क्या कहा जाता है? जो बर्फ की सतही रूप से जमी हुई नदियों को क्या कहा जाएगा? समुद्र, पहाड़, हिमनदी, जलडमरू। सिंपल आंसर इसका सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक जो मैंने समझा रहा हूँ, मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपके सामने, एनालिसिस अच्छे बेस्ट ऑफ दे रहा हूँ अपना, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि बच्चे को या तो प्रैक्टिकली समझ में आए, इमेज के थ्रू समझ में आए, या कुछ समझा बोलकर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में तब समझ में आए। ये सारी चीजें एकजुट कर कर मैं समझा रहा हूँ ताकि बच्चा कैसे भी पढ़े तो सही जीके को, उसको आए तो सही क्वेश्चन। ठीक है, अब जिस बच्चे ने क्लास ली है, अच्छे तरीके से सुना है, समझा है, तो आप हर हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे होगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है? सिंपल आंसर अरावली पर्वत है। किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण तब होता है जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो वो ब्लॉक पर्वत होते हैं, वलित पर्वत होते हैं, या ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? अब इसका आंसर आप इन कमेंट मुझे बताना, और बताना है। ठीक है, इसका आंसर कि किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण तब होता है जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाती हैं। अभी टॉपिक कराया था मैंने, जिस बच्चे ने नहीं किया अच्छे से वो पीछे जाकर देख सकता है मेरी क्लास को। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास भी और क्वेश्चन भी दोनों चीज अच्छे तरीके से, जिस एनर्जी के साथ मैं शुरू करता हूँ क्लास, उसी एनर्जी के साथ मैं अभी समाप्त भी कर रहा हूँ। आपको खूब अच्छे तरीके से पता होगी, बट बिगर एनर्जी का कुछ नहीं है। ठीक है तो मेरी एक क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नमस्ते, राम राम। ठीक है।